अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। ब्रजेश कुमार सिंह बताएंगे। समाचार एजेंसी यूएनआई को बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, 1 साल की सरकार में अच्छे दिन आ गए, घोटाले जैसे बुरे कामों से देश को मिली मुक्ति। विकास भदौरिया बताएंगे, मोदी सरकार से भी नहीं मिलेगा करगिल के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया को इंसाफ। पाकिस्तान की यातनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील नहीं करेगी सरकार। अजय बाचलू बताएंगे, पुंछ के बाद पाकिस्तान ने फिर की नापाक फायरिंग। हीरानगर में पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी। कल सुषमा ने कहा था, सीमा पर गोली चली तो चुप नहीं बैठेंगे। पंकज झा बताएंगे, मैगी के खिलाफ वाराणसी में हुआ सड़क पर प्रदर्शन। उपभोक्ता मंत्री पासवान ने फिलहाल किसी कार्रवाई के नहीं दिए कोई संकेत। मगर आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। अच्छे दिन आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा। केंद्र की एनडीए सरकार की साल भर की उपलब्धियों को गिनाते हुए समाचार एजेंसी यूएनआई को प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले हर दिन एक नया घोटाला सामने आता था। सरकार सुन्न देश हताश और निराश हो गया था। उसके बाद से अब देश काफी आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री के मुताबिक विपरीत मौसम के बावजूद महंगाई कम हुई है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ऐसे में अच्छे दिन आ चुके हैं, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। पीएम मोदी के मुताबिक अगले 5 सालों में देश की तस्वीर काफी अलग होगी और यही बात कुछ लोगों को पच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उनकी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। शहीदों पर मोदी सरकार का यू टर्न। मेल टुडे अखबार के मुताबिक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का केस मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं लड़ेगी। एनडीए सरकार संसद में कह चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कैप्टन सौरभ कालिया पर हुए पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ अपील करना संभव नहीं है। पिछले साल यूपीए सरकार ने भी इससे इनकार किया था। उस वक्त बीजेपी ने यूपीए सरकार के इस फैसले पर काफी हो हल्ला मचाया था, लेकिन अब सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार भी कांग्रेस की राह पर ही चल पड़ी है। पिछले 16 साल से अपने शहीद बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे सौरभ कालिया के पिता ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर भारत सरकार से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की मांग की थी। मुझे पूर्ण क्या आशा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट इस इशू को अच्छे तरीके से सुनेगा और जो है आगे उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को निर्देश देगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 25 अगस्त तक हलफनामा मांगा है। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के मामले में मोदी सरकार के यूटर्न पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले कुछ कहते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका व्यवहार अलग है। ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने आपको बिठाया है, आपने जो बात कही है, वादे किए, वो आपको निभाने चाहिए। इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नकली राष्ट्रवादियों की पार्टी है, नरेंद्र मोदी भी नकली राष्ट्रवादी साबित हो रहे हैं। सौरभ कालिया के मामले में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए, जिससे कि जिन्होंने वो जो किया है उसके उन्हें सबक मिले। दरअसल यूपीए सरकार ने भी सौरभ कालिया के केस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है कि उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी तो अब पीछे क्यों भाग रही है। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि सौरभ कालिया को यातना देकर मारा गया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के उस जवान के बयान से यह साबित होता है कि पाकिस्तान ने एक और झूठ बोला था। हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर, वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनके ऊपर फायर करा दी। ये शख्स पाकिस्तानी सेना का जवान गुले खानदान है, जो बड़े फख्र से बता रहा है कि उसने कैप्टन शहीद कालिया को किस तरह तड़पा कर मारा था। अब उसी वीडियो क्लिप को पाकिस्तान को सबूत बनाकर कार्रवाई की मांग एनके कालिया कर रहे हैं। ये मामला संसद में सांसद राजीव चंद्रशेखर ने उठाया था। राजीव ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील भी की है, लेकिन सरकारों का रवैया उदासीन है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जानकारों के मुताबिक इस तरह के मामले में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है
और पाकिस्तान का सहमति देना मुश्किल है, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के चंगुल में फंस गए थे। युद्ध के दौरान शहीद हुए सौरभ का शव पाकिस्तान ने काफी बुरे हाल में भारत को सौंपा था। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया को आप भूले तो नहीं होंगे। देश के लिए जान देने वाले सौरभ कालिया को 15 मई 1999 को करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने युद्धबंदी सौरभ कालिया के साथ अमानवीय बर्ताव करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शव 9 जून 1999 को भारत को सौंपा था। पाकिस्तानी सेना की इस करतूत से उस वक्त पूरे देश में गुस्सा था। शहीद सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने युद्धबंदी सौरभ कालिया के साथ जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जाकर क्रूर अत्याचार किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कल के बयान के 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने गोलीबारी कर जवाबी कार्यवाही कर दी है। पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ में भारत की ओर फायरिंग की है। रात 12 बजे और सुबह 6 बजे पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। रात 12 बजे शुरू हुई फायरिंग करीब 25 मिनट तक चली। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुबह 6 बजे के करीब पाकिस्तान ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सुरक्षा बलों ने हमले का किसी तरह जवाब नहीं दिया है। हालांकि वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि ऐसी फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान अक्सर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब न देना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कल ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान की गोलाबारी पर चुप नहीं रहेगा भारत। जम्मू के पुंछ में आधी रात और आज सुबह हुई पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का भले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाब न दिया हो, लेकिन हीरानगर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग का बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया है। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ, जिसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया। कल एबीपी न्यूज के सवाल पर सुषमा ने कहा था कि सीमा पर गोली चली तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा था, आतंक मुक्त माहौल में ही बातचीत संभव है। अब अगर सीमा पर गोलाबारी हो रही है तो गृह मंत्री चुप तो नहीं बैठ सकते, न हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते। उन्हें जवाबी कार्रवाई कर तो वो उसी भाषा में बोलेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज के इसी बयान के बाद भारत पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने दी भारत को चुनौती। गिलानी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि घाटी में पाकिस्तानी झंडे लहराते रहेंगे। आज हिंदुस्तान तो भारतीय जो हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार था, वो आज पाकिस्तान का झंडा लहराने से भोक्ता का शिकार हो जाते हैं। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी भोक्ता का शिकार हो जाए। ये पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पाकिस्तान हमारा मोहसिन है। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक हमारे काज की हिमायत करता चला आ रहा है। उसने 3 जंगें लड़ी हैं। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की रैलियों और प्रदर्शनों में खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते रहे हैं। घाटी में अलगाववादी जिस तरह से देश विरोधी बातें कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार कांग्रेस ने कहा है कि अगर आरजेडी जेडीयू में गठबंधन नहीं होता है तो भी कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बिहार में लालू नीतीश के बीच चल रहे रस्साकसी के बीच बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बताया सीएम उम्मीदवार। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए विधानसभा चुनाव। लालू जी के साथ एक संवैधानिक अड़चन है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री और नीतीश जी को आगे ले जाने से गठबंधन को फायदा ही होगा। नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका अपना समझौता होगा या नहीं होगा, उसके बाद कांग्रेस निर्णय करेगी कि हमको किसी से समझौता करना है या अकेले लड़ना है। अगर समझौता करना है तो किससे समझौता करना है, ये मैं समझता हूँ अभी समय से पूर्व है। इस साल बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और एबीपी न्यूज के एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अगर मिलकर 7 चुनाव लड़ते हैं तो इस गठबंधन को बहुमत मिल सकता है।
मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा बांटने के प्रस्ताव पर फिर छिड़ गया विवाद। सरकारी अफसरों के अंडा बांटने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने जहां ठुकरा दिया, जैन समाज जहां इसे अपनी जीत बता रहा है, वहीं बच्चों के बीच काम करने वाले संगठन इसे सरकार का दकियानूसी कदम कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 53 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं, जिनके लिए आंगनबाड़ियों में पोषण आहार बढ़ता है, मगर सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषण से मुक्ति नहीं मिल रही। ऐसे में सरकार के अफसरों ने बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 दिन अंडा बांटने की सिफारिश की, जो मुख्यमंत्री को बड़ा नागवार गुजरा। बच्चों को बहुत बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन और अच्छे पोषक तत्व उससे मिल सकते थे और कम व्यय में मिल सकते थे। कल को अगर हमने अंडा खिलाया बच्चों को, फिर स्वाइन फ्लू हो गए, तो क्यों कौन सरकार का पैसा करना है? कोयला घोटाले में फायदा पाने के लिए आरोपी के वकील ने जज से सीधे संपर्क साधा। इस बात का खुलासा हुआ कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने आरोपियों और वकीलों को लगाई फटकार। कोयला घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है, ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट रूम में वही जूनियर वकील आएंगे जिन्होंने वकालतनामा दिया होगा, उसके अलावा कोई और जूनियर वकील अदालत के सामने पेश नहीं होगा। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयला घोटाले से देश को 1,86,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था और कोयला घोटाले में अब तक कई बड़ी कंपनियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं का नाम भी सामने आ चुका है। कैमरे के सामने वोट के लिए घूस देने के आरोप में गिरफ्तार रेवंत रेड्डी को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तेलंगाना के विधान परिषद में मनोनीत सदस्य एल्विन स्टीफन्स के साथ 5 करोड़ में डील हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के तेलंगाना से विधायक रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कैमरे के सामने 50 लाख रुपए की पेशकश करते रविवार की रात गिरफ्तार किया। आरोप है कि तेलंगाना में विधान परिषद चुनाव में टीडीपी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए विधान परिषद के मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफन को 5 करोड़ देने की डील हुई थी। एसीबी के मुताबिक बाकी बचे 4.5 करोड़ रुपए वोटिंग के बाद देने की बात हुई थी। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उन्हें फर्जी मामले में फंसाना चाहते हैं। आईआईटी मद्रास में दलित छात्रों के ग्रुप पर पाबंदी लगाने के विरोध में डीएमके की छात्र इकाई ने चेन्नई में किया जोरदार प्रदर्शन। नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें चेन्नई की हैं, जहां तमिलनाडु के विपक्षी दल डीएमके के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर लगी पाबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला। इधर दिल्ली में वामपंथी दलों के छात्र संगठन आइसा ने विरोध प्रदर्शन किया है। आइसा ने आईआईटी मद्रास और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर पेरियार सर्किल की गतिविधियों पर पिछले हफ्ते पाबंदी लगा दी थी। इस संगठन पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने का आरोप है। आज से आपकी जेब पर महंगाई की एक और मार। सर्विस टैक्स बढ़ने से हवाई टिकट से लेकर रेल सफर तक और रेस्टोरेंट में खाने पीने तक के लिए अब आपको बढ़ा हुआ बिल चुकाना पड़ेगा। आज से अगर आप रेस्टोरेंट में खाने पीने जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाएंगे, तो आपका बिल बढ़कर आएगा। आज से 12.36% सर्विस टैक्स बढ़कर 14% हो गया है। सर्विस टैक्स बढ़ने से आपका मोबाइल बिल अब बढ़कर आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी महंगा हो जाएगा। रेलवे के एसी क्लास में सफर करना भी महंगा हो गया है। अब रेल यात्रियों को 3.7% की जगह 4.2% सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आपकी टिकट 1000 रुपए की है तो आपको 10 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। मालगाड़ी के किराए में भी सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर मालगाड़ी से ढुलाई होने वाले सामान पर पड़ेगा, जिससे कि चीजें महंगी होंगी। जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए, लेकिन सरकार कह रही है कि उसे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां मैगी में जहरीले रसायन पाए जाने के बाद लोग इस पर तुरंत बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मैगी में लेड और जीएमटी नामक रसायन खतरनाक स्तर तक मिलने के बाद इसको बैन करने की मांग उठ रही है, लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान कह रहे हैं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली तो बैन कैसे लगाएं। मैगी को लेकर सरकारी एजेंसियों ने सरकारी लैब से ही टेस्ट करवाए हैं और इसके रिपोर्ट खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं।
तो फिर ये समझ से परे है कि सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात फिल्मी अंदाज में एक सूमो कार का पीछा कर हरियाणा से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी। इसी सूमो कार से दिल्ली पुलिस ने 55 पेटी अवैध शराब बरामद की है। रविवार देर रात ये सूमो गाड़ी गुड़गांव से दिल्ली की सीमा में घुसी तो एक्साइज विभाग की टीम इसके पीछे लग गई। तेज रफ्तार सूमो ने इसके बाद कई गाड़ियों को टक्कर मारी। कनॉट प्लेस में पकड़े जाने से पहले इस सूमो ने दिल्ली पुलिस की 15 पीसीआर वैन को करीब 50 किलोमीटर तक छकाया। पुलिस ने सूमो चला रहे सतीश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब की खेप को वो आनंद विहार ले जा रहा था। दिल्ली के प्लास्टिक किंग और अरबपति बिजनेसमैन भंवर लाल दोषी संत बन गए हैं। दोषी ने अहमदाबाद में 70,000 लोगों के सामने जैन धर्म की दीक्षा ली है। उन्होंने जैन गुरु श्री गुरुरत्न सुरीश वारजी महाराज से दीक्षा ली है। 2 बेटों और एक बेटी के पिता भंवर लाल 1982 से संत बनने की सोच रहे थे, लेकिन परिवार को राजी नहीं कर पाए। अब परिवार वालों के मानने पर ही वो संत बने हैं। अहमदाबाद में 100 करोड़ की लागत से दीक्षा के लिए जहाज नुमा मंच बना था। अदानी ग्रुप के गौतम अदानी भी समारोह में शामिल हुए थे। भंवर लाल का कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए का है, जिसे उन्होंने छोड़ दिया है। गुजरात के जामनगर में की गई करोड़ों रुपए की बारिश। कालावट में कल रात दक्षिण अफ्रीका में रह रहे पटेल परिवार के कार्यक्रम में 4 करोड़ 45 लाख रुपए उड़ाए गए। शुक्रवार की रात नोटों की ये बारिश गुजरात के जामनगर के कालावट में हुई। लोक संगीत गायक कीर्तिदान गढ़वी और माया अहिर पर नोटों की बारिश हुई। लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पटेल परिवार का दावा है कि पैसे का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा। पटेल परिवार दक्षिण अफ्रीका में रहता है। पटेल परिवार ने बताया कि समारोह में 5,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि आयोजकों को इतनी बड़ी राशि गिनने में 2 दिन लग गए। सौराष्ट्र में इस तरह के लोक संगीत आम बात है, पर इस तरह लोक संगीत में अब तक की सबसे ज्यादा राशि इकट्ठा हुई है। पूरे देश में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से देश में मरने वालों का आंकड़ा 2300 के करीब पहुंच गया है। यूपी के इलाहाबाद में पिछले 2 हफ्तों से पारा 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में पारा 47 डिग्री से नीचे आया है। संगम नगरी इलाहाबाद में आसमान से आग बरस रही है। पिछले 2 हफ्ते से इस शहर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री रहा था, जो रात में 30 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा था। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। कोई गंगा में डुबकियां लगा रहा है तो कोई स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूलों में भीड़ इस कदर से बढ़ गई है कि पूल मालिकों ने मेंबरशिप फीस कई गुना तक बढ़ा दी है। फिर भी लोगों में होड़ लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 1-2 दिनों में उत्तर भारत में बारिश की वजह से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री मई में 13.8% बढ़ी। इस दौरान मिनी सेगमेंट की कारों की बिक्री में रही ज्यादा बढ़ोतरी। मारुति सुजुकी इंडिया के मुताबिक इस साल मई में कंपनी ने 1,14,885 कारें बेची, जबकि पिछले साल मई में 1,09,25 कारें बिकी थी। मई में खासतौर से ऑल्टो, वैगनआर जैसी मिनी सेगमेंट की कारों की बिक्री 20.6% बढ़ी है, जबकि स्विफ्ट, एस्टिलो, रिट्स, डिजायर जैसी कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कारों की बिक्री में 5.7% का इजाफा रहा। मारुति सुजुकी इंडिया ने मई में 12,466 कारें एक्सपोर्ट की हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.3% ज्यादा हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण होंगे बीसीसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य। टीम इंडिया के चयनकर्ताओं के चयन की भी होगी जिम्मेदारी। टीम इंडिया को नई दिशा देने के लिए बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट के 3 दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को बोर्ड के सलाहकार समिति का सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पिछले कुछ दिनों से सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम का डायरेक्टर बनाने की बात चल रही थी। अब इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि गांगुली टीम के डायरेक्टर नहीं बनेंगे। सलाहकार समिति टेस्ट क्रिकेट में टीम को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अपनी सलाह और मार्गदर्शन देगी। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ से भी संपर्क किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने इस भूमिका के लिए इनकार कर दिया।